यस गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आप लोग मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का रिवीजन करने के लिए बिल्कुल तैयार है? यस सर, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं रिवीजन करने के लिए। जल्दी से सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का रिवीजन करवा दीजिए। दोस्तों, इस 1 घंटे के रिवीजन लेक्चर में मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है वो बहुत डिटेल में मैं आपके साथ में रिवाइज करवाऊंगा। और अगर ये 1 घंटे का लेक्चर अगर आप लोगों ने पूरा सुना तो इसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का कोई भी सवाल एग्जाम में आ जाए, लेकिन आप लोग बहुत आराम से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का पूरा रिवीजन जो है वो आप लोग कर पाएंगे। क्या मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे। तो चलिए मेरे साथ में फटाफट से रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। यस, सबसे पहली बात आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है ये बहुत बहुत ईजी, बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर है। मतलब अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो अपने कॉस्टिंग में ये सबसे आसान चैप्टर्स में से एक है। ये ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आप लोगों को इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है। हर अटेम्प्ट में नहीं आता पर ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आता है, ठीक है। और बेटा इसमें जो सवाल आते हैं वो 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अभी इंस्टीट्यूट इन दिनों बाय लेटेस्ट इस पर छोटे क्वेश्चन पूछ रहा है, 5-6 नंबर के सवाल पूछ रहा है, लेकिन इस चैप्टर से 10 नंबर तक के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो 8 नंबर 10 नंबर तक के सवाल भी इस चैप्टर में से आते हैं। तो अपन इस चैप्टर का वेटेज मान सकते हैं 5 से 10 नंबर का। चलिए, सबसे पहली बात आती है कि सर ये चैप्टर आखिर किस बारे में है। तो देखो बेटा, ये चैप्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में अकाउंटिंग किस तरीके से होती है ये चैप्टर उसे कवर करता है। मतलब मान लीजिए अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने सड़क बनाने का काम मेरे को दिया तो गवर्नमेंट कहलाएगी कॉन्ट्रैक्टी, मैं कहलाऊंगा कॉन्ट्रैक्टर। और ये जो सिविल कंस्ट्रक्शन का काम मुझे दिया है, इस सिविल कंस्ट्रक्शन के काम की अकाउंटिंग किस प्रकार से होगी उस तरीके को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। मेरी बात को समझना, जब सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्टर अपने हाथ में लेता है तो उसके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबे समय तक चलता है। और क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबे समय तक चलता है, 4 साल 5 साल 8 साल इतने लंबे टाइम तक चलता है, तो हर साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करना अपने आप में बहुत टीडियस काम रहता है। तो हर साल का प्रॉफिट कितना हुआ वो कैलकुलेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है, और उसी को सुलझाने का तरीका है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब एक बात ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में अपन सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होती है हम इसे डिस्कस करेंगे, कॉन्ट्रैक्टी की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होती है इसे डिस्कस नहीं करते। इसका मतलब इस पूरे चैप्टर में मैं ये डिस्कस करूंगा कि मेरी बुक्स में ये रोड बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है इसकी अकाउंटिंग मेरी बुक्स में कैसे होगी, मैं सिर्फ इसको डिस्कस करूंगा। गवर्नमेंट की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगी, कॉन्ट्रैक्टी की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगी, उसे मैं यहां पर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाला हूं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात अब यहां पे ध्यान रखना कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सिस्टम कैसे चलता है। तो एक बात ध्यान रखना कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोग हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम उस कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 कॉन्ट्रैक्ट आए, मतलब मैंने 3 कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में ले रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी, कॉन्ट्रैक्ट सी। तो ध्यान रखना तीनों का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में अलग अलग बनाऊंगा, तीनों का प्रॉफिट अलग अलग कैलकुलेट करूंगा, और तीनों का प्रॉफिट जाएगा कहां, मेरे P&L अकाउंट के अंदर। इसके बाद में जितनी भी मेरी इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिनका कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो सारी इनडायरेक्ट इनकम्स और एक्सपेंसेस को भी मैं P&L में ट्रांसफर कर दूंगा। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का प्रॉफिट P&L में आ गया, मैंने सारी इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिनका कोई भी संबंध कंस्ट्रक्शन के काम से नहीं है मैंने वो भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डाल दी। और ऐसा करने पर मेरे पास में मेरा टोटल नेट प्रॉफिट आ जाएगा और वो नेट प्रॉफिट चला जाएगा मेरी बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद में हम सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को भी बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे, और ऐसा करने पर हमारी बैलेंस शीट पूरी तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोगों को ये वाली बात ध्यान रखना है कि हर कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अलग बनता है। वो कॉन्ट्रैक्ट का सारा प्रॉफिट आता है P&L में, बाकी इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी P&L में डाल देते हैं, तो हमारे पास बिजनेस का ओवरऑल नेट प्रॉफिट आ जाता है। वो नेट प्रॉफिट जाएगा बैलेंस शीट में, बाकी की एसेट लायबिलिटी भी जाएंगी बैलेंस शीट में, तो हमारी बैलेंस शीट पूरी तैयार हो जाएगी। अब यहां पर मैं आपको 3 टॉपिक आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। मेनली पहला मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो अकाउंट्स बनाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कैसे बनाएंगे, P&L कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, तो ये जो भी अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, उनका फॉर्मेट मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। नंबर 2, हमारे सवालों में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के अलावा हमसे एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी पूछा जाता है कभी कभार सवालों में,
तो वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। और नंबर 3 मैं आपसे बात करूंगा एस्केलेशन क्लॉज के बारे में। और एस्केलेशन क्लॉज का मतलब होता है कि अगर मान लो आगे जाकर मटेरियल और लेबर का भाव बढ़ा तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ जाएगी। इस तरह का एग्रीमेंट जो है वो कहलाता है एस्केलेशन क्लॉज। अपन उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो मैं बेसिकली यहां पर आपको 3 बातें सिखाने वाला हूं। एक, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं उनका फॉर्मेट क्या रहता है, कैसे बनाते हैं, उनके नियम कायदे क्या हैं, वो सारी बातें मैं आपके साथ में करूंगा। नंबर 2, अगर आपसे कभी बोल दिया जाए कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालो तो कैसे निकालेंगे, और एस्केलेशन क्लॉज का एप्लीकेशन अगर आपके सामने आया तो वो कैसे करेंगे, वो सारी की सारी बातें मैं यहां पर आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सबसे पहला मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो सबसे मेन अकाउंट हमें बनाना पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको 3 साल का बनाकर बताऊंगा, 3 साल का बनाकर समझाता हूं। और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इसलिए बनाकर समझा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट का पहला साल है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनेगा, बीच का साल है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनेगा, और आखिरी साल जिस साल हमारा कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होता है उस साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है वो कैसे बनता है। सबसे पहले साल जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे और वहां पर हम लोग लिख देंगे टू मटेरियल इशूड। मतलब जितना भी मटेरियल हमने गोडाउन से गोडाउन से साइट पर भेजा है वो हम लोग लिख देंगे। अगर हमने कंस्ट्रक्शन की साइट पर डायरेक्टली कोई मटेरियल परचेज किया है तो वो मटेरियल परचेज भी अपन लोग यहां पे लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे जो भी मटेरियल हमने रिटर्न कर दिया, जो भी मटेरियल हमने रीसोल्ड कर दिया, या जो भी मटेरियल हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया है, नष्ट हो गया है, वो तीनों मटेरियल हम यहां से हटा देंगे, माइनस कर देंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप ये ध्यान रखना, रीसोल्ड आपको कितनी भी वैल्यू पर किया हो, ठीक है, आपका मटेरियल कितनी भी सेल वैल्यू का मटेरियल डिस्ट्रॉय हुआ हो, आपको इंश्योरेंस क्लेम कितना भी मिला हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं जो भी मटेरियल हमने आपको लौटाया है, जो भी मटेरियल हमारा एबनॉर्मली नष्ट हुआ है, जो भी मटेरियल हमने रीसोल्ड किया है, उसकी कॉस्ट को मैं यहां से हटा दूंगा। बच्चे बोलते सर कॉस्ट को क्यों हटा रहे हो? वो इसलिए बेटा क्योंकि मान लो अगर मैंने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की साइट पर 10,000 का मटेरियल भेजा और आपने उसमें से 2,000 की कॉस्ट का मटेरियल अगर आपने बेच दिया तो ऑब्वियस ही बात है 10,000 का मटेरियल मैंने साइट पर कंस्ट्रक्शन के लिए भेजा था, उसमें से 2,000 की कॉस्ट का मटेरियल आपने 3,000 में बेच दिया। अब मेरी बात को सुनो, अगर मैं यहां पे 3,000 लेस कर दूं तो फिर इसका मतलब तो यह हुआ कि मेरी बिल्डिंग के अंदर या मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में ले रखा है उसके अंदर मैंने मटेरियल कितने का लगाया, 7 रुपए का, जबकि ये तो गलत है, मैंने मटेरियल तो 8 का लगाया है। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने मटेरियल इशू किया है 10,000 का और उसमें से आपने 2,000 की कॉस्ट का मटेरियल बेचा तो आप 10,000 में से 2,000 की कॉस्ट को हटा देना ताकि आउटर कॉलम में 8,000 की कॉस्ट आ जाए, मतलब आउटर कॉलम में वो मटेरियल आ जाए जो वास्तव में कंस्ट्रक्शन के अंदर लगा है। गॉट माय पॉइंट? क्या आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ रही है? तो याद रखना, अगर आपने मटेरियल लौटाया है, नष्ट हुआ है या बेचा है तो इस मटेरियल की कॉस्ट को यहां से लेस कर देना, और कॉस्ट को लेस इसलिए करना क्योंकि ये मटेरियल हमारे कंस्ट्रक्शन में काम नहीं आया। अब नंबर 2 सुनो, मटेरियल बेचने पर अगर आपको कोई भी प्रॉफिट लॉस हुआ या एबनॉर्मल लॉस पर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला और उससे आपको कोई भी प्रॉफिट लॉस हुआ तो वो सब आपके P&L अकाउंट के अंदर जाएंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में उसकी कोई भी एंट्री आपको नहीं करनी क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट कंस्ट्रक्शन का प्रॉफिट नहीं है। तो ध्यान रखना, जितना भी मटेरियल आपने कॉन्ट्रैक्ट की साइट पर भेजा वो लिख दो टू मटेरियल इशूड, जितना भी मटेरियल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की साइट पर डायरेक्टली परचेज किया वो लिख दो टू मटेरियल परचेज, और उसमें से माइनस कर दो जितना मटेरियल आपने लौटाया, जितना नष्ट हो गया, जितना बेच दिया, वो सब यहां पे हटा दो। और इनको सबको हटाना किस पर? कॉस्ट पर। क्यों हटाना? ताकि इनका पूरा अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से हट जाए क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन के काम में नहीं आया है, और इन पर जो भी प्रॉफिट या लॉस आपको हुआ है वो सीधे कहां जाएगा? P&L अकाउंट में। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो भी अपनी लेबर लगी है, जो भी अपने साइट एक्सपेंसेस लगे हैं, जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर के चार्जेस लगे हैं, जो भी लगे हैं वो हम लोग यहां पे लिख देंगे। इसके अलावा
कंस्ट्रक्शन में कई बार बहुत सारी अलग अलग तरह की मशीनें भी काम में आती हैं। जैसे अगर मैं फ्लाईओवर बना रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है रोड़ी बजरी की जो मिक्सिंग मशीन है वो मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं बड़ी बड़ी क्रेन्स इस्तेमाल करूंगा, मैं ड्रिल मशीन जो है गड्ढा खोदने के लिए ड्रिल मशीन जो है उनका इस्तेमाल करूंगा, मैं जेसीबी मशीन्स का इस्तेमाल करूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है कंस्ट्रक्शन में हम लोग बहुत सारी प्लांट एंड मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, और आपने अगर प्लांट एंड मशीनरी का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के लिए किया है तो जितने टाइम आपने मशीन को कंस्ट्रक्शन की साइट पर इस्तेमाल किया है उतने टाइम का डेप्रिसिएशन भी आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में चार्ज कर देंगे। क्लियर है बात? इसके बाद में अगर आपके कोई भी और खर्चे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है वो भी आप लोग यहां पे लिख देंगे। इसके बाद में बात करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बेटा जो भी आपका ऑब्वियस सी बात है पहला साल है तो पहले साल आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इधर अपन लोग लिख देंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन, और वर्क इन प्रोग्रेस में जो वर्क इन प्रोग्रेस में हम लोग दो चीजें लिखेंगे, वर्क सर्टिफाइड और दूसरा वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड का मतलब होता है आर्किटेक्ट, जो कॉन्ट्रैक्टी का आर्किटेक्ट है उसने जितना काम स्वीकार कर लिया है वो कहलाता है वर्क सर्टिफाइड, और वो काम जो हमारी तरफ से हमने कंप्लीट कर दिया लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्टी के आर्किटेक्ट ने उसे सर्टिफाई नहीं किया, कॉन्ट्रैक्टी के आर्किटेक्ट ने उसे स्वीकार नहीं किया, ऐसे काम को हम लोग बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। तो बेटा जो भी हमारा वर्क सर्टिफाइड है और वर्क अनसर्टिफाइड है वो हम लोग यहां पे लिख देंगे। पर फर्क समझना, वर्क सर्टिफाइड हमेशा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी सेल है, ये हमारी इनकम है। हमने काम किया, सामने वाले ने काम स्वीकार कर लिया तो ये हमारे लिए क्या है? सेल। तो ये हमेशा किस पर आएगा? सेल प्राइस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर। लेकिन मान लो अगर मैंने काम कंप्लीट कर दिया लेकिन सामने वाले ने उस काम को स्वीकार नहीं किया तो वो कहलाएगा वर्क अनसर्टिफाइड, और ये जो वर्क अनसर्टिफाइड है ये हमारे लिए क्या है? स्टॉक। और क्योंकि ये हमारे लिए स्टॉक है ये किस पर आएगा? कॉस्ट पर। तो याद रखना अपना जो भी वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड है उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिख देंगे बाय WIP कैरिड डाउन, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड सेल है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर आएगा, और वर्क अनसर्टिफाइड स्टॉक है वो हमेशा कॉस्ट पर आएगा। ठीक है। इसके बाद में जो भी हमारा मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक साइट पर है वो भी हम लोग यहां पर लिख देंगे। अब इधर मैंने सारे खर्चे लिख दिए, इधर मैंने क्लोजिंग स्टॉक और अपनी इनकम को लिख दिया, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर आएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट, और बेटा जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आएगा वो पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट हमारे P&L अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी हमारा नोशनल प्रॉफिट है ये नोशनल प्रॉफिट पूरा का पूरा P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं सेकेंड ईयर में। अब जो ऊपर हमने वर्क इन प्रोग्रेस को कैरिड डाउन किया था वो हम लोग सेकेंड ईयर में वर्क इन प्रोग्रेस को ब्रॉट डाउन कर लेंगे। जो पिछले साल मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। क्लियर है बात? अब सेम वही चीज, जितना भी मटेरियल इशू किया, जितना भी मटेरियल परचेज किया, जितना भी लेबर का खर्चा लगा, जितने भी साइट एक्सपेंसेस लगे, जितना भी सब कॉन्ट्रैक्टर के चार्जेस लगे, जितना भी डेप्रिसिएशन लगा, जितना भी अदर एक्सपेंसेस लिखा, वो सब कुछ यहां पर अपन लोग लिख देंगे। अब मेरी बात सुनना, अब यहां पर अपन लोग ये मान लेते हैं कि सेकेंड ईयर में भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब सेकेंड ईयर में भी अगर हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ तो बेटा सेकेंड ईयर में भी हमारा काम क्या कहलाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। तो हमारा जो वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग बैलेंस है वो हम इधर लिख देंगे, बाय WIP कैरिड डाउन। अब मेरी बात को सुनना, आपको मालूम है WIP कैरिड डाउन में दो चीजें आएंगी, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। आप लोग जानते हैं वर्क सर्टिफाइड हमारी सेल है, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर या सेल प्राइस पर आएगा, और जो वर्क अनसर्टिफाइड है वो हमारा स्टॉक है, और ऑब्वियस सी बात है स्टॉक है तो वो आएगा कॉस्ट पर। अब मेरी मेन बात को समझना, प्रॉब्लम सेकेंड ईयर में जो अपन लोग यहां पर वर्क सर्टिफाइड लिखते हैं मेरे बच्चों, ये वर्क सर्टिफाइड हमेशा कौन सा लिखा जाता है? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब आज तक जो टोटल वर्क सर्टिफाई हुआ है वो टोटल वर्क सर्टिफाइड अपन लोग यहां पे लिखते हैं। तो ध्यान रखना जो वर्क सर्टिफाइड आप लिखते हो वो हमेशा क्यूमुलेटिव लिखते हो, लेकिन बेटा जो वर्क अनसर्टिफाइड है जो कि कॉस्ट पर आता है ये हमेशा नॉन क्यूमुलेटिव होगा। सर नॉन क्यूमुलेटिव क्यों होगा? क्योंकि बेटा जो पिछले साल का वर्क अनसर्टिफाइड था, जो काम पिछले साल के अंत में अनसर्टिफाइड रह गया था वो वाला काम करंट ईयर में सर्टिफाई हो गया होगा, और क्योंकि वो काम करंट ईयर में सर्टिफाई हो गया है तो वो हमारे करंट ईयर के वर्क सर्टिफाइड में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा।
तो बेटा पॉइंट समझो कि जो हमारा पिछले साल का वर्क अनसर्टिफाइड है वो इस साल सर्टिफाई हो गया होगा और इस साल सर्टिफाई हो गया है, इसका मतलब वो ऑलरेडी वर्क सर्टिफाइड में इंक्लूडेड है, उसे इस वर्क अनसर्टिफाइड में दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अब ध्यान से समझना, अब यहां पर पॉइंट आता है सर इसे क्यूमुलेटिव क्यों लिखते हैं, जरा समझना। पिछले साल मेरा वर्क सर्टिफाइड था 100 का, इस साल मेरा वर्क सर्टिफाई हुआ 200 का, और तो टोटल मेरा वर्क सर्टिफाई हो गया 300 का। दोबारा सुनो, लास्ट ईयर मेरा वर्क सर्टिफाई हुआ था 100 रुपीज का, इस साल मेरा वर्क सर्टिफाई हुआ 200 का, तो मेरा टोटल वर्क सर्टिफाइड हुआ है 300 का। सही बात है? तो मेरी करंट ईयर की इनकम कितनी है? 200, क्योंकि करंट ईयर के दौरान मेरा वर्क सर्टिफाई कितना हुआ है? 200। अब मेरी बात को सुनो, अगर मैंने इधर ओपनिंग वर्क सर्टिफाइड लिख दिया 100 और इधर अगर मैं क्लोजिंग वर्क सर्टिफाइड में सिर्फ करंट ईयर वाला लिख दूं 200, तो दोनों का डिफरेंस मेरा करंट ईयर का जो वर्क सर्टिफाइड है वो निकल कर आएगा सिर्फ 100, और वो गलत हो जाएगा। इसलिए अपन लोग क्या करते हैं कि यहां पर जो अपन लोग वर्क सर्टिफाइड लिखते हैं वो वर्क सर्टिफाइड अपन लोग हमेशा क्या लिखते हैं? क्यूमुलेटिव। अब वर्क सर्टिफाइड क्यूमुलेटिव लिखने का फायदा, इधर आपने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 100, इधर आपने क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया क्यूमुलेटिव 300, तो दोनों का जो डिफरेंस है 200 वो हमारी करंट ईयर का वर्क सर्टिफाइड हो गया, वो हमारी करंट ईयर की इनकम पकड़ में आ गई। तो इधर ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, इधर टोटल क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, क्यूमुलेटिव वर्क सर्टिफाइड लिखेंगे, तभी दोनों का डिफरेंस हमारा करंट ईयर का वर्क सर्टिफाइड हमारे हाथ में आ जाएगा। ठीक है सर, बात तो ठीक है। अब ये वर्क अनसर्टिफाइड नॉन क्यूमुलेटिव क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो पिछले साल का वर्क अनसर्टिफाइड है वो इस साल सर्टिफाई हो गया होगा, और अगर वो इस साल सर्टिफाई हो गया है तो वो हमारे वर्क सर्टिफाइड में कवर हो गया है, इसलिए उसे वर्क अनसर्टिफाइड में दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है मेरी बात? अब सारी इनकम सारे खर्चे हमने डाल दिए सेकेंड ईयर के, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट हमारे पास आएगा, और सेकेंड ईयर का जो भी प्रॉफिट हमारे पास आएगा उसे भी हम लोग P&L अकाउंट पे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब सवाल आता है सर थर्ड ईयर में क्या होगा? थर्ड ईयर में सारी अकाउंटिंग जैसे अब तक होती आई है वैसी ही होगी, लेकिन मान लो थर्ड ईयर में हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको ये समझना है, अगर थर्ड ईयर में हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो अब हम इसे वर्क इन प्रोग्रेस नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब नंबर 2 सुनो, जब तक काम हो रहा था तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में था, लेकिन जिस दिन ये काम कंप्लीट हो गया उस दिन हम ये कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्टी को हैंडओवर कर देंगे। मतलब जब तक सड़क पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ये हमारे कब्जे में है, लेकिन जिस दिन सड़क बनके तैयार हो जाएगी उस दिन हम इस सड़क को गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे, गवर्नमेंट को हैंडओवर कर देंगे। सही बात है? यस। अब जरा सोच के देखो, थर्ड ईयर में हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, अब हम इसे वर्क इन प्रोग्रेस नहीं लिख सकते। नंबर 2, अब ये काम पूरा कंप्लीट हो गया है और अब इस काम को हमें हैंडओवर करना है कॉन्ट्रैक्टी को, तो आप एंट्री क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट। आपने क्या? कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, तो आपने कर दिया कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट, और जा क्या रहे? टू कॉन्ट्रैक्ट, तो आपने कर दिया कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इधर आ जाएगा बाय कॉन्ट्रैक्टी। अब ध्यान से समझना, ये जो आपने बाय कॉन्ट्रैक्टी लिखा है ये आप लोग फुल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से लिखोगे, और फुल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से क्यों लिख रहे हो? क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, अब आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफाइड है। अब आपका जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही आपका वर्क सर्टिफाइड है, तभी तो काम खत्म हुआ है। जब तक फुल काम सर्टिफाई नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कैसे होगा? अब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, मतलब यहां पर पूरा काम ही वर्क सर्टिफाइड है, तो आप यहां पे सीधे लिख दोगे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे पोस्टिंग आ जाएगी बाय कॉन्ट्रैक्टी, और ये आ जाएगा यहां पर फुल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, क्योंकि अब पूरा का पूरा काम सर्टिफाइड है। और वही बेटा जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा वो प्रॉफिट कहां चला जाएगा? P&L अकाउंट में। तो हमारा जो भी प्रॉफिट निकलेगा वो P&L अकाउंट में चला जाएगा। इसका मतलब जब तक काम कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक आप लिखते हो बाय वर्क इन प्रोग्रेस कैरेट डाउन, बाय वर्क इन प्रोग्रेस कैरेट डाउन, लेकिन जिस साल आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट को हैंडओवर कर दोगे कॉन्ट्रैक्टी को, और एंट्री हो जाएगी कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट, काम खत्म। ठीक है, अब सुनो, सवाल आता है सर कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कैसे बनेगा? अब कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में सिंपल सी बात है, अपन लोग हर साल कॉन्ट्रैक्टी से काम का पैसा लेते जाएंगे, लेकिन उसे कॉन्ट्रैक्ट हैंडओवर करेंगे कंप्लीट होने के बाद। अब सुनो, मुझे पहले साल पैसा मिला
तो मैं कर दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी, और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में आ जाएगा बाय बैंक, ठीक है। और फिर मैंने कॉन्ट्रैक्टी से पैसा लिया है लेकिन अभी फ्लाईओवर या रोड बनाकर दी नहीं है, तो इसका मतलब मैंने पैसा तो ले लिया, बदले में अभी कुछ दिया नहीं है, तो मैं कर दूंगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये अगले साल बनेगा ओपनिंग बैलेंस, हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब सेकंड ईयर में हमें और पैसा मिलेगा तो हम लोग कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में आ जाएगा बाय बैंक, जितना भी पैसा हम लोगों को मिला वो, और ऐसा करने पर हमारे पास कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये जो कॉन्ट्रैक्टी का क्लोजिंग बैलेंस है ये अगले साल बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। अब अगले साल हमें, और अगले साल मतलब तीसरा जो साल है उस तीसरे साल में हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड ईयर में हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो हमने एंट्री कर दी कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फुल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, हमने कर दिया कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट फुल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, और जो डिफरेंस का पैसा बचा वो हमने रिसीव कर लिया बाय बैंक। तो बेटा हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, जितने पैसे हम लोग ले चुके वो ठीक है, और अब जो डिफरेंस है वो डिफरेंस का पैसा हम लोग ले लेंगे बाय बैंक, काम खत्म, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आता है सर पी एंड एल कैसे बनेगा? यार पी एंड एल तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनता है, कोई खास बात नहीं है, सिंपल सी बात है बेटा। जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी और कॉन्ट्रैक्ट सी अकाउंट बनाकर हमने जो भी प्रॉफिट निकाला वो हमने पी एंड एल में डाल दिया। सारी की सारी इनडायरेक्ट इनकम और सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने क्या किए? पी एंड एल में डाल दिए। उसके अलावा अगर हम लोगों को मटेरियल का कोई भी नुकसान हुआ है, मतलब हमारा मटेरियल का कोई भी एबनॉर्मल लॉस हुआ है, वो भी लिख देंगे। अगर हमें मटेरियल को रीसेल करने पर कोई भी लॉस हुआ है तो वो भी पी एंड एल में चला जाएगा। अगर हमारी जो मशीन है, आपको मैंने बताया था मशीन जितने टाइम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की साइट पर काम में आती है उतने टाइम का डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जाता है। इसका मतलब बाकी जो बचा हुआ टाइम है जब मशीन आइडल रहती है तो आइडल टाइम का जो डेप्रिसिएशन है वो कहां जाएगा? पी एंड एल में। इसका मतलब मान लीजिए अगर एक मशीन ने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की साइट पर 9 महीने काम किया तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन जाएगा कहां? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, और 3 महीने का डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? पी एंड एल अकाउंट में। तो बेटा हमारा जो भी आइडल टाइम का डेप्रिसिएशन है, आइडल मशीन का डेप्रिसिएशन है, वो भी पी एंड एल में चला जाएगा। अगर मान लीजिए हमने कोई मशीन बेची और मशीन बेचने पर हमें प्रॉफिट हुआ तो इधर आ जाएगा, अगर लॉस हुआ तो वो भी पी एंड एल में चला जाएगा। अगर मान लीजिए सवाल हमको कहता है मशीन में आग लग गई और आग लगने से मशीन नष्ट हो गई, तो आग लगने से अगर आपकी कोई भी मशीन नष्ट हुई है तो वो वाला नुकसान भी कहां जाएगा? पी एंड एल अकाउंट में चला जाएगा। इसके अलावा अगर आपको सवाल में कभी भी फाइन्स एंड पेनल्टीज दे रखी है तो फाइन एंड पेनल्टी का जो भी खर्चा है वो भी पी एंड एल में चला जाएगा, क्योंकि वो फाइन का खर्चा है, वो एबनॉर्मल लॉस है, वो कंस्ट्रक्शन का खर्चा नहीं है। और ऐसा करने पर बेटा हमारे पास ओवरऑल साल भर का नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और ये हमारा नेट प्रॉफिट जाएगा कहां पे? बैलेंस शीट में। और ये लीजिए मैंने बैलेंस शीट में अपना नेट प्रॉफिट जो है वो पी एंड एल के नाम से लिख दिया। अब मेरी बात को समझना, बैलेंस शीट बनाने का अगर सवाल आपके सामने आता है तो ध्यान रखना बैलेंस शीट में सारी एसेट और लायबिलिटी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आएंगी। सिर्फ एक चीज का आपको समझना है और वो है वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब पूरी बैलेंस शीट में सारी एसेट सारी लायबिलिटी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आएगी, सिर्फ आपको एक चीज यहां पर समझनी है और वो है वर्क इन प्रोग्रेस का प्रेजेंटेशन। अब मेरी बात को सुनना, हमारा जितना भी वर्क सर्टिफाइड है और जितना भी वर्क अनसर्टिफाइड है वो दोनों हम लोग यहां पर ले लेंगे, और इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे कैश रिसीव्ड। मतलब जितना भी अपने को कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मिल चुका है वो अपन लोग यहां पर लेस कर देंगे, और बचा हुआ जो अमाउंट है वो हमारा आउटर कॉलम में आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब समझो, अगर मेरा वर्क सर्टिफाइड 1 लाख रुपीस का है और मेरा वर्क अनसर्टिफाइड 10,000 का है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मैंने टोटल 1,10,000 का काम कर रखा है। तो मैं बोल सकता हूं कि मैंने आपका काम कितना कंप्लीट कर रखा है? 1,10,000 का। अब मान लो अगर कॉन्ट्रैक्टी ने मुझे 80,000 रुपीस पे कर दिए तो ऑब्वियस सी बात है मैंने 1,10,000 का काम कर रखा है, और कॉन्ट्रैक्टी ने अगर मुझे 80,000 पे कर दिए तो ऑब्वियस सी बात है अब मुझे कॉन्ट्रैक्टी से पैसे लेने कितने हैं? 30। तो बस वही 30 आप आउटर कॉलम में लिख दोगे। तो बेटा जितना भी हमारा वर्क सर्टिफाइड है और जितना भी हमारा वर्क सर्टिफाइड है वो कॉन्ट्रैक्टी का काम हमने कर दिया, तो कुल मिलाकर कॉन्ट्रैक्टी का काम हमने 1,10,000 का कंप्लीट कर दिया है। उसमें से 80,000 अगर हमें मिल चुके हैं तो हमें लेना कितना बाकी है? 30,000, और वो 30,000 हमारे आउटर कॉलम में आ जाएगा। तो आप एक बात का ध्यान रखना, बैलेंस शीट बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनती है,
जैसे आप लोग अभी तक बैलेंस शीट बनाते आए हो, बैलेंस शीट हमेशा उसी तरीके से बनेगी। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं है। सिर्फ आप लोग ये ध्यान रखना कि जो वर्क इन प्रोग्रेस का प्रेजेंटेशन है, बस आपको यही ध्यान रखना है। जो आपका प्रॉफिट आपने पी एंड एल में डाला वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आ जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस को आप लोग एसेट साइड पर शो करेंगे और उसमें से जितना कैश आपको मिल चुका है वो आप लोग माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ बैलेंस आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा। एक बात ये ध्यान रखना, ये जो कैश रिसीव्ड के नाम से आप यहां पर लेस कर रहे हो, ये कुछ और नहीं, ये कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट का बैलेंस है। आप देखो, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट का बैलेंस हमेशा उतना ही होता है जितना आपने कैश रिसीव किया है। तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट का बैलेंस हमेशा उतना ही होगा जितना कि आपने कैश रिसीव किया है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट का बैलेंस क्या है? क्रेडिट। तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट का बैलेंस बैलेंस शीट में कहां आना चाहिए? लायबिलिटी साइड में। अब कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आना चाहिए, लेकिन हम उसे लायबिलिटी साइड में शो करने की बजाय वर्क इन प्रोग्रेस में से लेस करके शो करते हैं। और वर्क इन प्रोग्रेस में से लेस करने के लिए हम लिख देते हैं क्या? हम लिख देते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, वो कैश रिसीव्ड। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी साइड में दिखाने की बजाय एसेट में से लेस करके दिखाते हैं। और एसेट में से किस नाम से लेस करके दिखाते हैं? कैश रिसीव्ड के नाम से। ठीक है, तो बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज इट इज रहेगा, सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस जो है उसके प्रेजेंटेशन वाली जो बात है वो आप लोगों की समझने की है। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते टाइम आपको बहुत सारी बारीक बातों का ध्यान रखना है, और वो सारी बारीक बातें मैंने यहां पर आपको नोट्स में लिखवा रखी है। मैंने आपको 20 नोट्स लिखवा रखे हैं और अब एक एक करके मैं इनके बारे में आपके साथ में बात करता हूं। सबसे पहला नियम, अगर आपके पास 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं तो आपको तीनों कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अलग बनता है। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सिर्फ वही इनकम और वही एक्सपेंसेस आपको लेने हैं जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं है उनको आपको नहीं लेना। जैसे आपको प्लांट एंड मशीनरी बेचने पर प्रॉफिट हुआ, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं है, पी एंड एल में डालो। आपका जो इन्वेस्टमेंट बेचने का प्रॉफिट हुआ, इसका कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं है, पी एंड एल में डालो। तो वो इनकम और वो एक्सपेंसेस जिनका कंस्ट्रक्शन के काम से कोई भी लेना देना नहीं है, आप उसे उठाकर पी एंड एल में डाल दो, वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आएगा। नंबर 3, अब ये ध्यान रखना कि अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर मान लो एक ही कॉन्ट्रैक्ट कैरी आउट कर रही है और मतलब उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास एक ही कॉन्ट्रैक्ट हाथ में है, उसके अलावा और कोई कॉन्ट्रैक्ट हाथ में नहीं है, तो फिर तो बेटा उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के सारे खर्चे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही माने जाएंगे। एक बात सोचो, अगर मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हूं और मेरे पास में एक ही कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे पास दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो फिर तो बेटा मेरे सारे के सारे खर्चे इस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड खर्चे ही माने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में बेटा मैंने यहां पर आपको बताया कि अगर आपको क्वेश्चन में मटेरियल का कोई भी एबनॉर्मल लॉस अगर आपको दे रखा है, जैसे आग लगने से मटेरियल नष्ट हो गया, या बाढ़ की वजह से मटेरियल नष्ट हो गया, या चोरी हो गया मटेरियल, तो मटेरियल का अगर कोई भी नुकसान अगर आपको दे रखा है तो मटेरियल इशूड और मटेरियल परचेज में से उस मटेरियल की कॉस्ट को लेस करना है। मान लो इसमें इंश्योरेंस क्लेम आपको कितना भी मिलाओ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सवाल बोलता है हमारा 10,000 की कॉस्ट का मटेरियल नष्ट हो गया, आप दिमाग ही मत लगाओ, मटेरियल इशूड में से 10,000 रुपए की मटेरियल कॉस्ट को लेस कर दो, आप आगे और कोई दिमाग मत लगाओ। अब आप लोग मुझे बोलोगे सर आप एक बात बताओ, अगर मान लो इंश्योरेंस कंपनी से हमें 8,000 रुपीज मिल गए, तो अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से 8,000 मिले चाहे 15,000 मिले, मुझे कोई मतलब नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते टाइम आप कॉस्ट मतलब 10,000 को यहां से हटा देना, और आपको अगर 8 मिला तो 2 का नुकसान है, पी एंड एल में डाल दो। अगर आपको 15,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिला तो 5 का प्रॉफिट है, पी एंड एल में डाल दो। क्लियर है मेरी बात? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से आपको 10 ही हटाने। सेम यही पॉइंट, अगर आपने कोई भी पुराना मटेरियल अगर आपने रीसेल कर दिया, तो आप ध्यान रखना जितनी कॉस्ट का मटेरियल आपने रीसेल किया है उसे मटेरियल इशूड या मटेरियल परचेज में से हटा देना, उसकी कॉस्ट को हटा देना। अब बेचने पर आपको कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है वो सब पी एंड एल में डाल देना। सेल प्राइस क्या है मुझे मतलब नहीं, बेचने का जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है वो सब पी एंड एल में जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में उसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इसके बाद में बेटा मैंने यहां पर आपको बताया कि अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि हमने 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा और
हमने जल्दी पेमेंट कर दिया और जल्दी पेमेंट करने पर हमें 2000 का कैश डिस्काउंट मिला है। तो ध्यान रखना, ये कैश डिस्काउंट एक इंटरेस्ट फैक्टर है, ये एक फाइनेंसिंग आइटम है, इसका कंस्ट्रक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए 1 लाख रुपए की सीमेंट खरीदी, सप्लायर ने मुझे बोला यार एक काम करो जल्दी पैसा दे दो, मैं आपको 2000 का डिस्काउंट देता हूं। अब यहां पे ये जो 2000 का मुझे डिस्काउंट मिला है, ये मेरे जल्दी पैसा देने की वजह से मिला है, इसका कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखना, ये कैश डिस्काउंट P&L में जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में तो मटेरियल परचेज की एंट्री पूरे 1 लाख रुपए से ही होगी। लेकिन बेटा अगर आपको क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट अगर आपको दे रखा है, तो याद रखना ट्रेड डिस्काउंट मोल भाव का डिस्काउंट है, ये आपका बार्गेनिंग वाला डिस्काउंट है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको बार्गेनिंग वाला डिस्काउंट मतलब ट्रेड डिस्काउंट अगर आपको दे रखा है, तो आप लोग नेट अमाउंट को ही मटेरियल परचेज के रूप में रिकॉर्ड करोगे। इसका मतलब समझो, अगर आपको बोलता है कि अगर आपको सवाल ये बोलता है कि आपने 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा और आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला 2000 का, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में टू मटेरियल परचेज्ड आप लिखोगे 98,000, क्योंकि 2000 मोल भाव का डिस्काउंट है। आपने मटेरियल को परचेज किया ही कितने में है? 98,000 में। तो आपको मटेरियल परचेज 98 लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पर कैश डिस्काउंट है तो मटेरियल परचेज पूरा 1 लाख लिखोगे, क्योंकि आपने 1 लाख का रॉ मटेरियल परचेज किया है। 2000 का डिस्काउंट आपको जल्दी पेमेंट करने की वजह से मिल रहा है, जिसका कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मटेरियल की कॉस्ट आपकी 1 लाख की है, ये तो आपका पैसा जल्दी पेमेंट करने की वजह से आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद में बेटा आप लोगों को सवाल में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दिए जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब आप लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ तो अपने वेजेस को, ओवरहेड्स को, बाकी के खर्चों को, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे आप लोग ट्रेडिंग P&L अकाउंट में एडजस्ट करते हो, बिल्कुल वैसे ही एडजस्ट करके आप लोगों को खर्चे का अमाउंट अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखना है। मान लीजिए अगर आपको वेजेस पेड दे दिया 1 लाख और साथ में आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा है, तो आप लोग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को एडजस्ट करोगे। कैसे एडजस्ट करोगे? जैसे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में एडजस्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही एडजस्ट करोगे। और बिल्कुल वैसे ही एडजस्ट करने के बाद में आप लोग अपनी बैलेंस शीट में आप लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इस खर्चे को लिख देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको वेजेस पेड दे रखा है, साथ में ओपनिंग प्रीपेड और क्लोजिंग प्रीपेड दे रखा है, तो आप लोग जैसे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते टाइम प्रीपेड एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते थे, वैसे ही इसे एडजस्ट करके जो भी आपकी वेजेस इनकर्ड है, जो भी आपका वेजेस का टोटल खर्चा है, उसको आप लोग यहां पर लिखेंगे। क्लियर है बात? इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वेजेस पेड नहीं आएगी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वेजेस का टोटल खर्चा आएगा। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में सिर्फ वेजेस लिख करके दे दिया, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये टोटल वेजेस है कि वेजेस पेड है? 1,04,000 ये जो है ना 1,04,000 ये टोटल वेजेस है और ये 1 लाख वेजेस पेड है। अब मान लो आपके सामने एक ऐसा सवाल आया जिसमें सिर्फ लिखा है वेजेस। अब आपको ये पता कैसे चलेगा ये टोटल वेजेस है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एडजस्ट करने के बाद वाली टोटल वेजेस है या फिर ये वेजेस पेड है? तो याद रखना आप हमेशा उसे वेजेस पेड मानोगे। मैंने वेजेस बोला है पर ये सारे खर्चों के लिए नियम लागू रहेगा। तो ध्यान रखना, अगर आपको वेजेस या कोई भी खर्चा सिर्फ नाम लिख करके दे रखा है और आपको ये नहीं बता रखा कि ये पेड है या टोटल, तो आप उसे हमेशा पेड मानोगे, टोटल आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप उसे हमेशा पेड मानोगे और जो टोटल खर्चा है वो आप लोगों को कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। यस, इसके बाद में बेटा आप लोग, ये वाली बात हो गई। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए आपने मशीन को कॉन्ट्रैक्ट में कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया, तो जितने टाइम आपने कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया है उतने टाइम का डेप्रिसिएशन आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में चार्ज करना है। मान लीजिए अगर आपका साल का कुछ समय ऐसा है जब ये मशीन खाली पड़ी रही और किसी भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में इस मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वो मशीन का आइडल टाइम है और मशीन के आइडल टाइम का डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट में जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे चार्ज नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आप लोगों को सवाल में ये कह दिया जाए, अगर आपको ये बता दिया जाए कि साल के पहले दिन मशीन की वैल्यू 1 लाख थी और साल के आखिरी दिन मशीन की वैल्यू 80,000 थी, तो आप समझ जाना दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। अगर मशीन की वैल्यू बिगिनिंग वाली दे रखी है और मशीन की वैल्यू आपको ईयर एंड वाली दे रखी है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका क्या है? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका प्लांट एंड मशीनरी आग लगने से नष्ट हो गया, या फिर अगर आपका जो प्लांट एंड मशीनरी है वो चोरी हो गया, या आपका प्लांट एंड मशीनरी बाढ़ की वजह से नष्ट हो गया,
किसी भी कारण से अगर आपको प्लांट एंड मशीनरी पर कोई भी एबनॉर्मल लॉस होता है तो ध्यान रखना वो सारा का सारा नुकसान P&L में जाएगा, उसका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने प्लांट एंड मशीनरी को बेचा है तो प्लांट एंड मशीनरी को बेचने पर अगर आपको कोई भी प्रॉफिट लॉस हुआ है तो वो सारा का सारा प्रॉफिट लॉस आपके P&L अकाउंट में जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं जाएगा। इसके बाद में हमेशा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ वर्क सर्टिफाइड लिख करके दे रखा है तो आप ये मान लेना कि ये वर्क सर्टिफाइड आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर दिया है, और अगर क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड लिखा हुआ है लेकिन आगे कुछ नहीं बता रखा तो भी आप लोग हमेशा मानेंगे कि वर्क अनसर्टिफाइड आपको कॉस्ट पे दे रखा है। तो अगर क्वेश्चन में आपको वर्क सर्टिफाइड दे रखा है पर ये नहीं बता रखा कि ये कॉस्ट पर है या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर, तो आप लोग हमेशा ये मान के चलना कि ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर गिवन है। और वर्क अनसर्टिफाइड अगर आपको दे रखा है पर ये नहीं बता रखा कि ये कॉस्ट पर है या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर, तो आप लोग हमेशा इसे कॉस्ट पर ही मानोगे। अच्छा, इसके बाद में हमेशा ध्यान रखना कि सेकेंड ईयर में और आगे आने वाले वर्षों में अपन लोग जो वर्क सर्टिफाइड लिखेंगे वो हमेशा क्यूमुलेटिव अमाउंट पर लिखेंगे। सेकंड ईयर और उसके बाद वाले वर्षों में जब भी आप वर्क सर्टिफाइड लिखोगे तो वो क्यूमुलेटिव अमाउंट पर लिखोगे, तभी तो ओपनिंग वर्क सर्टिफाइड और क्लोजिंग वर्क सर्टिफाइड का डिफरेंस करंट ईयर के दौरान जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है वो आएगा। ठीक है, तो वर्क सर्टिफाइड ड्यूरिंग द ईयर आपके पास तभी आएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना वर्क सर्टिफाइड अब हमेशा क्यूमुलेटिव अमाउंट पर ही आपको लिखना है। पर याद रखना वर्क अनसर्टिफाइड कभी भी क्यूमुलेटिव नहीं आता। क्यों नहीं आता सर? क्योंकि बेटा जो लास्ट ईयर का वर्क सर्टिफाइड है वो करंट ईयर, जो लास्ट ईयर वर्क अनसर्टिफाइड था वो करंट ईयर में सर्टिफाई हो गया होगा, तो जो लास्ट ईयर का वर्क अनसर्टिफाइड है वो करंट ईयर का वर्क सर्टिफाइड हो गया है, वो करंट ईयर के वर्क सर्टिफाइड में इंक्लूडेड है, इसलिए उसे दोबारा वर्क अनसर्टिफाइड में लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में बेटा मैं अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में कहता है कि आर्किटेक्ट का इंस्पेक्शन होने के बाद में या आर्किटेक्ट के वर्क सर्टिफाई करने के बाद में हमने कोई काम किया है तो उसका मतलब वो वर्क अनसर्टिफाइड है। तो आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट मिलने के बाद अगर आपने कोई भी काम किया है तो वो वर्क अनसर्टिफाइड है। इसके अलावा बेटा आप लोगों को हमेशा ये मान के चलना है, ये वाली बात हो ही गई। अब इसके बाद में मैंने यहां पे आपको बताया अगर क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दे रखा और वर्क अनसर्टिफाइड कैलकुलेट करने के बारे में कोई जानकारी भी आपको नहीं दे रखी तो आप लोग हमेशा ये मान के चलेंगे कि हमारा वर्क अनसर्टिफाइड 0 है। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर क्वेश्चन में आपको वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दे रखा है और वर्क अनसर्टिफाइड को कैलकुलेट करने का कोई तरीका भी आपको नहीं दे रखा है तो आप लोग हमेशा ये मान के चलेंगे कि आपका वर्क अनसर्टिफाइड 0 है। ठीक है, इसके बाद में बेटा मैंने यहां पे आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में आपको वर्क सर्टिफाइड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है तो आपको वर्क सर्टिफाइड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है तो आपको ओपनिंग वर्क सर्टिफाइड में वर्क सर्टिफाइड ड्यूरिंग द ईयर जोड़ना पड़ेगा, तो आपके पास क्लोजिंग वर्क सर्टिफाइड आएगा, तो आपके पास क्यूमुलेटिव वर्क सर्टिफाइड आएगा और वो क्यूमुलेटिव वर्क सर्टिफाइड आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखना है। क्लियर है मेरी बात? लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखा है, दोबारा सुनो सेंटेंस, वर्क सर्टिफाइड एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखा है, तो याद रखना ये वर्क सर्टिफाइड का क्लोजिंग बैलेंस ही दे रखा है, ये आपको ऑलरेडी क्यूमुलेटिव वर्क सर्टिफाइड ही दे रखा है, आपको इसमें कुछ भी और ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना वर्क सर्टिफाइड ड्यूरिंग द ईयर एक अलग चीज है और वर्क सर्टिफाइड एट द एंड ऑफ द ईयर एक अलग चीज है। वर्क सर्टिफाइड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है तो ओपनिंग वर्क सर्टिफाइड को जोड़ लेना तो तुम्हारे पास में क्लोजिंग वर्क सर्टिफाइड या क्यूमुलेटिव वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा। लेकिन बेटा अगर आपको वर्क सर्टिफाइड एट द एंड ऑफ द ईयर बोल के दिया है तो ये आपको वर्क सर्टिफाइड का क्लोजिंग बैलेंस ही दे रखा है, आपको क्यूमुलेटिव वर्क सर्टिफाइड ही दे रखा है, आप इसे डायरेक्ट अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिख दो, आपको कुछ भी और जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? तो बेटा ये सारी की सारी बातें मैंने यहां पर आपको बता दी। तो बेटा सबसे पहला और इसी के अकॉर्डिंग हमारे मेजरली क्वेश्चन हो जाएंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के जो सवाल आते हैं उनमें हमसे पूछता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ। अब जैसा मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट बताया वैसा वैसा हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना देंगे, हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा और उस नेट प्रॉफिट को हम लोग P&L में ट्रांसफर कर देंगे, कहानी खत्म। ठीक है, अब सवाल आता है सर मान लो अगर क्वेश्चन में आपसे बोल दिया जाए कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालो, तो सर एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालें? पहले तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब समझो। बेटा एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हमें कितना प्रॉफिट होगा उसे हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट।
एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इस कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने पर, इस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने पर हमें टोटल कितना प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट के अमाउंट को हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। मतलब अंदाजन इस पूरे काम के खत्म होने पर कितना प्रॉफिट होगा उसे एस्टिमेटेड प्रॉफिट बोलते हैं। अब सुनो, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाले कैसे। सबसे पहला हम लोग बोलेंगे यार ये बिल्डिंग बनाने का काम मुझे मिला है 100 करोड़ का, जब ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगी कितनी, 100 करोड़। ठीक, मैं माइनस करूंगा अब इसमें से कॉस्ट टू डेट। कॉस्ट टू डेट का मतलब जितना पैसा मैं अभी तक खर्च कर चुका हूं वो मैं माइनस कर दूंगा। फिर मैं माइनस करूंगा एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट, मतलब अब जो बचा हुआ काम है उस बचे हुए काम को कंप्लीट करने में कितना पैसा लगने वाला है वो भी मैं माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट, मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट होगा तो मुझे इतने रुपए का प्रॉफिट रहेगा। क्लियर है मेरी बात? दोबारा से सुनो, जैसे मान लो मेरे को एक रोड बनाने का काम मिला, मैंने बोला जब ये रोड पूरी बनके तैयार हो जाएगी तो मुझे 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला अभी तक मैं 40 करोड़ रुपया खर्च कर चुका हूं, मतलब अभी तक मैंने जितना भी काम किया उसमें मेरा 40 करोड़ रुपया लग गया, और अब जो बाकी का बचा हुआ काम है इस बाकी के बचे हुए काम को पूरा करने में मेरे 20 करोड़ और लगेंगे। मतलब 40 करोड़ में खर्च कर चुका हूं और बचे हुए काम को पूरा करने में 20 करोड़ और लगेंगे। इसका मतलब इस काम को पूरा करने में टोटल 60 करोड़ रुपया खर्च होगा। अब इनकम होगी 100 करोड़, खर्च होगा 60 करोड़, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, 40 करोड़। इसका मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट होगा तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेरा कितना होगा, मतलब अंदाजन मुझे कितना प्रॉफिट होगा, 40 करोड़ का। ठीक है, इसे बोलते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब आपके सामने सवाल कैसा आएगा, आपको बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर प्रॉफिट निकालो, आप बता दोगे, और फिर बोलेगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी निकाल के बताओ, वो भी निकालेंगे। कैसे? आपको बोलेगा नोशनल प्रॉफिट निकालो, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर नोशनल प्रॉफिट निकाल दिया। आपको बोलेगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालो, तो आप बोलोगे देखो काम पूरा हो जाएगा तब मुझे पैसे मिलेंगे 6,12,000, ये मेरी टोटल इनकम है। अब मैं अभी तक 4,50,000 खर्च कर चुका हूं और बचा हुआ काम कंप्लीट करने में 25,000 और लगने वाले हैं, मतलब इस पूरे काम को खत्म करने में मेरे पैसे लगेंगे 4,75,000 और मेरे को इनकम होगी कितनी, 6,12,000। तो जब ये काम खत्म होगा तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, 137। ठीक है, इसे बोलते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। वैसे इसका एक और मैं दिखाता हूं आप लोगों को, एक बड़ा सवाल इसके ऊपर आता है, उसका सॉल्यूशन मैं दिखाता हूं। अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकाला, काम पूरा खत्म होगा तो मुझे पैसे मिलेंगे 5 लाख। अब तक जो मैं पैसे खर्च कर चुका हूं मैंने वो भी माइनस कर दिए, और अब बचे हुए काम को पूरा करने में कितना पैसा लगेगा वो भी मैंने माइनस कर दिया, और ऐसा करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है, काम खत्म। चलो अब मैं आपको सिखाता हूं लास्ट बात, टॉपिक नंबर 3। और अब मैं आपको सिखाता हूं एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज क्या होती है? ये क्लॉज कहती है कि अगर मटेरियल और लेबर की रेटें बढ़ी तो जितना अमाउंट बढ़ेगा हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी उतनी ही बढ़ा दी जाएगी। जैसे मान लो मेरे को एक फ्लाईओवर बनाने का काम मिला, ठीक है, हमने तय किया कि मटेरियल के 1 लाख यूनिट लगेंगे। अब ये मटेरियल सीमेंट, रोड़ी वगैरह कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला कि इस फ्लाईओवर को बनाने में 1 लाख यूनिट मटेरियल लगेगा। जिस दिन हमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उस दिन मटेरियल की रेट थी 100 रुपए, लेकिन एक्चुअल जब फ्लाईओवर हमने बनाया तब ये मटेरियल 105 का हो गया। तो एस्केलेशन क्लॉज कहता है अगर मटेरियल की रेट 5 रुपए बढ़ गई तो आपकी कॉस्ट 5 लाख रुपए बढ़ जाएगी, तो हम आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अलावा 5 लाख रुपया और देंगे। इसी को बोलते हैं एस्केलेशन क्लेम। आ रही है बात समझ में? एस्केलेशन क्लॉज कहती है अगर मटेरियल और लेबर की रेट बढ़ी तो जितनी कॉस्ट बढ़ेगी
हम उतना पैसा आपको अलग से देंगे। लेकिन मान लो अगर रेट कम हो गई, तो आपने जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन रेट थी 100 और बाद में वो गिरकर हो गई 95, तो आपकी रेट 5 रुपए उल्टे कम हो गई। तो आप याद रखना, अगर कॉस्ट कम हो गई तो हम आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में उतने ही पैसे काट लेंगे। मतलब ये दो तरफा तलवार है। अगर मटेरियल और लेबर की रेट बढ़ी तो जितनी कॉस्ट बढ़ेगी हम आपको उतना पैसा एक्स्ट्रा पे करेंगे, और अगर कॉस्ट कम हो गई तो हम उतने पैसे आपके काट लेंगे। क्लियर है बात? इसे बोलते हैं एस्केलेशन क्लॉज। इसे क्या बोलते हैं? एस्केलेशन क्लॉज। ठीक है, तो पहली बात, मटेरियल और लेबर की रेट अगर बढ़ी और आपकी कॉस्ट बढ़ गई तो हम आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे। मटेरियल लेबर की कॉस्ट कम हो गई तो जितनी लागत कम हो जाएगी हम आपके उतने पैसे काट लेंगे। पहली बात। नंबर 2, सर ये क्लेम कैलकुलेट कैसे करते हैं? क्लेम कैलकुलेट करने का सीधा सा तरीका, जो भी आपकी स्टैंडर्ड प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस मतलब जिस दिन आपने टेंडर पेश किया था उस दिन जो प्राइसेस आपने कोट की थी वो प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूं, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। अब जरा देखो, अगर आपकी टेंडर वाले दिन पर प्राइस थी 100 रुपए और बाद में हो गई 110 रुपए, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कॉस्ट 10 रुपए बढ़ गई, ये 10 रुपए हम आपको अलग से पे करेंगे। ठीक है, और मान लो अगर टेंडर वाले दिन पर आपकी जो प्राइस थी, टेंडर वाले दिन पर आपकी जो प्राइस थी वो थी 100 और बाद में जब आप एक्चुअल खर्चा करने लगे तो प्राइस हो गई आपकी 90, तो अब यहां पे आपकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपए कम हो गई है, तो हम आपके 10 रुपए काटेंगे। ठीक है, सही बात है, पॉइंट समझ में आ रहा है? रेट बढ़ गई तो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, कम हो गई तो पैसे कट जाएंगे। और कटेंगे कैसे? इसका आंसर अपने आप ही माइनस में आएगा। माइनस में आएगा तो पैसे कटेंगे ही अपने आप। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना बेटा, ये जो क्लेम है ना, ये क्लेम, एस्केलेशन क्लेम कभी भी एक्चुअल क्वांटिटी पे नहीं मिलता। ये क्लेम हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर मिलता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब आपका रॉ मटेरियल कितना लगना चाहिए था, आपके लेबर कितनी लगनी चाहिए थी, मतलब स्टैंडर्ड के मुताबिक आपकी लेबर और मटेरियल कितना लगना चाहिए था, आपको उसी के ऊपर एस्केलेशन क्लेम मिलता है। एक्चुअल क्वांटिटी के ऊपर आपको क्लेम नहीं मिलता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये मान लीजिए एक्चुअल और ये स्टैंडर्ड। ठीक है, क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी प्राइस, या लो एक काम करते हैं, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट भी कर देता हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मान लीजिए स्टैंडर्ड के मुताबिक मुझे 10,000 यूनिट मटेरियल लगाना था, 100 रुपए का मटेरियल आना चाहिए था, मतलब मेरे पैसे लगने चाहिए थे 10 लाख रुपए। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, हमने लापरवाही से काम किया और लापरवाही से काम करने की वजह से मेरे 11,000 यूनिट रॉ मटेरियल लग गया। मतलब 1,000 यूनिट रॉ मटेरियल मैंने ज्यादा लगा दिया बेकार, मतलब ये मेरी इनएफिशिएंसी है। ये रॉ मटेरियल आया 105 रुपीज का, तो मेरे पैसे खर्च हो गए 11,55,000। अब ध्यान से सुनना, एस्केलेशन क्लेम आपको कितना मिलेगा? सर हमें एक्चुअली 105 पे करने पड़े, जबकि हमारी स्टैंडर्ड प्राइस है 100। मतलब टेंडर वाले दिन पर रेट 100 थी पर हमें 105 पे करने पड़े, मतलब हमें हर एक यूनिट पर 5 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़े महंगाई की वजह से। ये तो हमारी गलती नहीं है ना, तो इसका नुकसान भी कॉन्ट्रैक्टर क्यों बियर करे? तो ये 5 रुपए हम आपको अलग से देंगे, आपको नुकसान ना हो जाए, कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान ना हो जाए, इसलिए हम ये 5 रुपए अलग से देंगे। लेकिन सुनो, ये क्लेम आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर मिलता है, ये क्लेम आपको कभी भी एक्चुअल क्वांटिटी पर नहीं मिलता। अब आपने 1000 किलो रॉ मटेरियल वेस्ट किया है, ये आपकी गलती है,
उसका नुकसान हम क्यों भुगतेंगे? हां, उसका पूरा नुकसान आप ही बियर करो, वो आपकी गलती है, हमें मतलब नहीं। हमारा काम 10,000 यूनिट में हो सकता था, हम आपको एस्केलेशन क्लेम भी इसी का देंगे। तो बेटा यहां पर आपको 50,000 एस्केलेशन क्लेम मिलेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? पहली बात, एस्केलेशन क्लेम दो धारी तलवार है, मतलब अगर कॉस्ट बढ़ी तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, कॉस्ट कम हो गई तो आपके पैसे कट जाएंगे। एस्केलेशन क्लेम कैलकुलेट कैसे करें? एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, तो इससे पता चल जाएगा कॉस्ट बढ़ी या घटी, ठीक है, इनटू। अब ये ध्यान रखना, एस्केलेशन क्लेम हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर मिलता है, कभी भी एक्चुअल क्वांटिटी पर नहीं मिलता, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी में आपकी इनएफिशिएंसी शामिल है जिसका भुगतान हम नहीं करेंगे। जो काम 10,000 यूनिट में हो सकता था उसमें आपने 11,000 यूनिट लगा दी, ये आपकी इनएफिशिएंसी है, वो आपका नुकसान है, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं आपको एस्केलेशन क्लेम 10,000 यूनिट पर ही दूंगा। तो याद रखना, एस्केलेशन क्लेम हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर ही कैलकुलेट होता है, ये कभी भी एक्चुअल क्वांटिटी पर कैलकुलेट नहीं होता। क्लियर है बात गाइस? क्लियर है बात? तीसरी बात, सर ये बताओ एस्केलेशन क्लेम की एंट्री क्या करते हैं? बेटा पैसा लेना किससे है? कॉन्ट्रैक्टी से, तो अपन कर देंगे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट। तो बेटा मैंने कॉन्ट्रैक्टी को डेबिट कर लिया, डेटर बना लिया, क्योंकि मुझे इनसे पैसा लेना है, ठीक है, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक। तो बेटा आपको कॉन्ट्रैक्टी से पैसा लेना है तो आप कर दो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट, और बेटा ये पैसा किसका है? कॉन्ट्रैक्ट का, तो कर दो टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आपने सारे खर्चे कहां डाल रखे हैं? कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप कर दो टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। सबसे पहली बात, ये दो धारी तलवार है, कॉस्ट बढ़ी तो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, कॉस्ट घटी तो पैसे कट जाएंगे। कैलकुलेट कैसे करना है? प्राइस का डिफरेंस ले लो, और ये ध्यान रखना ये क्लेम हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर मिलता है, कभी भी एक्चुअल क्वांटिटी पर नहीं मिलता। तो इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कर दोगे तो आपके पास एस्केलेशन क्लेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एंट्री क्या करनी है? एस्केलेशन क्लेम का पैसा लेना किससे है? कॉन्ट्रैक्टी से, तो कर दो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट, और सारे खर्चे आपने बुक कहां कर रखे? कॉन्ट्रैक्ट में, तो कर दो टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक, कहानी खत्म, ठीक है। इसे बोलते हैं एस्केलेशन क्लेम। और यहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पूरा रिवाइज हो जाता है। बेटा आपको करना यह है कि अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पूरा रिवाइज करना चाहते हो तो मेरे इस लेक्चर को आप 2 बार 3 बार आप लोग इसे फास्ट फॉरवर्ड मोड पे लगाकर आप इसे पूरे ध्यान से बार बार सुनो। मेरी बात को ध्यान से समझो। अगर आपने मेरे बताए हुए सारे रूल्स को ध्यान से सुना और ये रूल्स अगर आपके दिमाग में बैठ गए तो आपको किसी भी सवाल को करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। यहां तक कि जब आप सवालों को पढ़ोगे तो आपको उसकी एक एक लाइन का मतलब समझ में आएगा कि ये हमें कहां उलझाना चाहता है, ठीक है। चलो दैट्स इट और बस इतनी ही बात कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में, ठीक। बाय बाय।